जबलपुर में मधु अपनी सास जानकी और बेटी रिद्धि के साथ रहती थी। मधु का पति अनिल सऊदी अरब में मजदूरी का काम करता था, तो वहीं मधु घर पर रहकर कपड़े सिलने का काम करती थी। एक रोज जानकी मधु को आवाज लगाते हुए, मधु, अरे ओ मधु, अरे कहाँ मर गई? कब से आवाज दे रही हूँ, कमबख्त सुनती ही नहीं। रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे, चुड़ैल कहीं की, मेरा कहाँ अनसुना करेगी। ऐसा कहकर जानकी बड़बड़ाती हुई मधु के कमरे में पहुंच जाती है। मधु अपने कमरे में सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। गुस्से से भरी जानकी मधु के बाल खींचती है और कहती है, क्यों री, आखिर इतने नोट कमाकर किसके साथ भागने का इरादा है? हाँ, जब देखो दिन रात बस इस मोई मशीन से खटर पटर करती रहती है। सासू माँ छोड़िए मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, लेकिन तुझे यूं तड़पता हुआ देख मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। तभी रिद्धि अपनी दादी से, दादी माँ, मेरी माँ को मत मारो ना दादी माँ। आई बड़ी अपनी माँ की तरफदारी करने, अगर ज्यादा चेचे की ना तो तेरी माँ के साथ साथ तेरी भी चटनी बना दूंगी। हाँ। मधु अनिल की पसंद थी और वो अपनी मर्जी से मधु को ब्याह कर इस घर में लाया था, लेकिन जानकी को मधु फूटी आंख नहीं भाती थी। वो हमेशा अपने गुस्से की गर्मी मधु पर ही निकाला करती, और जब अनिल नौकरी करने विदेश गया तो उसे और मौका मिल गया अपनी बहू पर अत्याचार करने का। वो कभी दोनों माँ बेटी को भूखा प्यासा रखती तो कभी उनकी खूब पिटाई करती। ऐसे ही समय बीतता है और फिर एक दिन, नमस्ते मौसी। अरे महेश, तू विदेश से कब लौटा और मेरा अनिल नहीं आया? मौसी, दरअसल अनिल को वहां एक गंभीर बीमारी हो गई थी और उस बीमारी में वो हम सबको छोड़कर भगवान के पास चला गया। ये सुनते ही सास बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और जानकी गुस्से में मधु का गला पकड़ लेती है। आखिर खाई गई तू मेरे बेटे को डायन, अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। अब माँ जी छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है। मौसी, ये क्या कर रही हो? इसमें इस बेचारी का क्या दोष? इसी डायन ने मेरे बेटे के दिमाग में गोबर भरा था और बिना कुंडली मिलाए ही उससे शादी कर बैठी। गलती मेरे बेटे की भी थी जो इस गरीबी के कचरे को घर में ले आया, लेकिन अब तू और तेरी वो मनहूस बेटी यहाँ नहीं रहेगी। अभी कभी निकल जा मेरे घर से, और खबरदार जो मेरे घर से एक सुई भी अपने साथ लेकर गई तो। बेचारी मधु रोते हुए अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़ देती है। हे भगवान, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और माँ जी ने वो सिलाई मशीन भी नहीं लाने दी। अब मैं अपनी बेटी को इस चिलचिलाती गर्मी में कहाँ रखूंगी? माँ, आपने सिलाई करके जो पैसे कमाए थे ना, उन्हें मैं अपने साथ ले आई हूँ, ये लो माँ। उन पैसों से मधु एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदती है, साथ ही जरूरत का कुछ सामान लेती है। लेकिन तेज चिलचिलाती धूप में काफी देर तक पैदल चलने के बाद रिद्धि को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। मधु उसे लेकर सामने रखी पाइपलाइन में जाती है। कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। माँ, ये कौन सी जगह है और हम क्या अब यहीं रहेंगे? मेरी बच्ची, जब तक तेरी ये गरीब माँ रहने का कोई ठिकाना नहीं ढूंढ लेती, तब तक हमें इसी पाइपलाइन में रहकर गुजारा करना होगा। वो दोनों गरीब माँ बेटी पाइपलाइन में रहकर ही गुजारा करती है। बेचारी मधु कड़ी धूप में पाइपलाइन के बाहर चूल्हा लगाकर अपनी बेटी के लिए रोटियां बनाती और खुद एक रोटी खाकर ही गुजारा करती ताकि राशन ज्यादा चल सके। माँ, इतनी कड़ी धूप में तुम कैसे रोटियां बना रही हो? चूल्हा पाइपलाइन के अंदर ही ले आओ माँ। नहीं मेरी बच्ची, हमारे रहने का वही एक ठिकाना है, हम उसमें गंदगी नहीं कर सकते। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन मधु लोगों के घर जाकर कपड़े सिलने का काम मांगती है। मेम साहब नमस्ते, मेरा नाम मधु है और मैं बहुत ही अच्छे कपड़े सिल लेती हूँ। मैं एक गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आपको कोई कपड़े सिलवाने हो तो मुझे बताना। अरे जा, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे जो कि बुटीक छोड़कर तुझ जैसी भिखारन से अपने महंगे कपड़े सिलवाऊं। चल अब भाग यहाँ से, नहीं तो धक्के देकर निकालूंगी। ऐसे ही मधु सबके दरवाजों पर जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार कर वो फूट कर रोती है और हिम्मत बांधते हुए एक बार फिर कोशिश करती है। अगर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला तो ये गर्मी मेरी और मेरी बच्ची की आखिरी गर्मी होगी। नहीं, मुझे अपनी बच्ची के लिए एक और कोशिश करनी होगी। मधु एक और कोशिश करती है और वो एक घर का दरवाजा बजाती है। हाँ बोलो, कौन हो तुम और मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो?
मेम साहब मेरी मदद कीजिए। मैं एक पाइपलाइन में अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहती हूँ। वहां बहुत गर्मी रहती है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की तबीयत भी खराब रहती है। मैं कपड़े सिलने का काम करती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कपड़े सिलने का मौका दे तो। कुछ पैसे आ जाएं तो मैं अपनी बेटी के लिए किराए का एक कमरा देख लेती। उस लाचार माँ का दुख देखकर उस औरत को उस पर दया आ जाती है। वो एक बड़े शोरूम की मालकिन होती है। मधु, मेरा लहंगों का बहुत बड़ा शोरूम है और मैं बड़े बड़े बुटीक से लहंगे डिजाइन करवाती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे लहंगे का एक सैंपल तैयार करके दिखा दो तो मैं तुम्हें परमानेंटली ये काम दे सकती हूँ। मधु किसी भी हालत में इस अवसर को अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहती थी। गरीब मधु तेज धूप गर्मी में दिन रात आंख गड़ाकर मेहनत करती है। माँ, अभी और कितना समय लगेगा? अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। देखो तो पसीने से पूरी भीग गई हो। नहीं मेरी बच्ची, अभी मैं आराम नहीं कर सकती। मैं ये मौका नहीं खोना चाहती। अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो हमें इस तरह भयंकर गर्मी में सड़क पर पड़े पड़े ही गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगी माँ। रिद्धि लहंगे में से बेकार का धागा काट कर मधु की मदद करती है और 3 दिन के अंदर ही दोनों माँ और बेटी वो लहंगा तैयार कर देती हैं और मालकिन के शोरूम तक ले जाती है। अरे वाह मधु, क्या कारीगरी की है तुमने। तुम्हारे हाथों में तो मानो साक्षात भगवान का निवास हो। इतना सुंदर लहंगा तो मुझे वो बुटीक वाले भी बनाकर नहीं देते और मोटी रकम भी वसूलते हैं मुझसे। ये लो तुम्हारा इनाम, 15,000 रुपए। और अब से मेरे शोरूम के लिए तुम ही लहंगे डिजाइन करोगी और जब तक तुम अपना घर नहीं ले लेती तब तक मेरे घर के पीछे वाले कमरे में तुम दोनों रह सकती हो। इतने पैसे मधु ने अपने जीवन में पहली बार कमाए थे, जिसे देख उसकी आंखें ही भर आईं। मालकिन की बातें सुनकर मधु को तो मानो सारे कष्ट ही दूर हो गए हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। रिद्धि, मेरी बच्ची देख कितने सारे पैसे। अब हमारे बुरे दिन खत्म हुए मेरी बच्ची। सच माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारा भी अपना घर होगा, हम भी पंखे में सोएंगे और अब मैं भी स्कूल जा सकूंगी। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। मधु रिद्धि के साथ मालकिन के घर के पीछे वाले कमरे में रहने लगती है, जिसमें कूलर और पंखा दोनों लगे होते हैं। साथ ही नई सिलाई मशीन रखकर उसके शोरूम के लिए लहंगे तैयार करती है। अब उसने रिद्धि को भी पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया। अपनी मेहनत और लगन से उसने खूब पैसा कमाया और 3 साल बाद घर भी ले लिया। प्रतापनगर में सुंदरलाल नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी शांति और बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण सुंदरलाल और शांति परेशान थे। सुंदरलाल, मैंने कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी। अच्छा, फिर मैं लड़का भेजूंगा, उसी के हाथ दे देना। शाम को शादी में जाना है, इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो। और संध्या के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? कहाँ मिला रामलाल जी, बहुत जगह बोल रखा है। बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है, वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है। इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं हैं। इसलिए जब तुमने मुझे कहा था, मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा, चलता हूं, कपड़े भिजवा देना है। सुंदरलाल देखता है रामलाल की बातें संध्या सुन चुकी है, इसलिए उसने बात बदलनी चाहिए। संध्या बेटी, तू रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना, वो तो बस। बापू, मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है। सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ना बिटिया ना, ऐसा कभी मत सोचना। तू तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू। अच्छा लाओ, कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप थक गए होगे। संध्या का उदास चेहरा देखकर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है। संध्या कपड़े सिलने लगती है। संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था। सुनो सुनो नगर वासियों, ध्यान से सुनो। राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा भानु प्रताप सिंह और रानी सुनंदा अपने बेटे वीर सिंह का 25वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं।
अरे वाह, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी। मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी। पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम क्या देंगे? हमारे माँ बापू भी तो जा रहे हैं, वही देंगे। हम क्यों चिंता करें? पूरे नगर के लोग राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो जी, मैं सोच रही थी हम दोनों तो जन्मदिन की दावत में जा नहीं रहे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी ना किसी को तो जाना चाहिए। इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बुरा लगेगा। ठीक है, ये बात सही रहेगी संध्या बिटिया। तू राजकुमार वीर प्रताप जी के जन्मदिन की दावत के लिए चली जाना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं रेखा और सुनैना के साथ चली जाऊंगी। संध्या राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको पसंद आएगी। संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुंचती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सबके बीच संध्या घबरा रही थी। राजकुमार को तो इतने ढेरों उपहार मिल रहे हैं, इतने सारे उपहार में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी? राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मेरे में है नहीं। चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हूँ। संध्या पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर घर आ जाती है। संध्या बिटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही आ गई। उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापू, वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल भी चुके होंगे। संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। राजकुमार जब कमरे में पहुंचा तो उसने वो पोशाक वहां रखी देखी। अरे, ये उपहार मुझे किसने दिया है? ये तो बहुत सुंदर पोशाक है, अद्भुत। मुझे जहां तक याद है सबने मुझे उपहार दिए। मैंने सबका चेहरा देखा, पर यह उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। कैसे पता चलेगा कि यह उपहार किसने दिया है? और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहां मेरे कक्ष में रख दिया। राजकुमार महाराज, महारानी, सेनापति, दास दासी सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, चोरी छुपे कौन रख गया? राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है, तभी उसकी नजर अपने द्वार पर अटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है। राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है। वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं। भाई, हमने तो बहुत महंगा उपहार दिया था। राजकुमार को चांदी की प्याली दी थी, हमने ये उपहार में पोशाक नहीं दी। उस समय सुंदरलाल, उसकी पत्नी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था, इस दुपट्टे के टुकड़े की असलियत जानने का। माँ, पिताजी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ, ताकि उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आएं और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। मुझे पता चल जाएगा कि यह दुपट्टे का टुकड़ा किसका है। फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, हम आज ही नगर में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस दुपट्टे के टुकड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो तो चुपचाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये टुकड़ा था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात सुंदरलाल के कानों तक भी पहुंचती है। संध्या बेटी, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं संध्या बेटी। नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है। पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी,
ये तो भाग्य की बात है। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके दुपट्टे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है। आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकड़ा है? कहीं मेरी ये योजना विफल ना हो जाए। राजकुमार अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है। संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है जो उसने सिल कर दी थी। राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है, इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक पसंद आई। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बापू और माँ अगर ये सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। संध्या अभी ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है। यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। संध्या तो सच जानती थी। वो हैरान रह जाती है। राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूं। आपको तो मेरे से भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। संध्या, प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। जब मैंने इस पोशाक को देखा, वो तो तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा दरवाजे में अटका हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार वीर प्रताप की बातें सुनकर संध्या की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके पश्चात सुंदरलाल और शांति को दरबार में बुलाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में संध्या और राजकुमार वीर प्रताप का विवाह संपन्न होता है। आज संध्या के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थी।